Assalamualaikum, this is मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 4 दिसंबर 2025 है, जुमेरात का दिन है। मैं तकरीबन 3 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ और 3 दिन पहले जब मैंने अपना आखिरी व्लॉग एक सड़क किनारे किया था, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जनरल आसिम मुनीर और नवाज़ शरीफ के दरमियान में जो पंजा आज़माई हो रही है, जो एक पावर टसल है खालिस्तान इन दोनों के दरमियान, इसका कोई ना कोई मंतकी इंजाम इन 3 दिनों में निकल आएगा, यानी ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये ना हो सकने की भी बड़ी सिग्निफिकेंस और बड़ी अहमियत है। इस बैटल को इस स्टेज तक कौन जीत रहा है, कौन इसे हार रहा है, कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमज़ोर हो रहा है, मैं इसका एक एनालिसिस ख़ासा ऑब्जेक्टिव, रैशनल, मंतकी एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखूँगा। कहानियाँ तो आपने बहुत सी सुनी है, लेकिन आई विल प्रेज़ेंट एन एनालिसिस। इन्हीं 3 दिनों में मैंने एक डिफरेंट डिस्कशन भी की, कैनेडियन बेस्ड पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार जनाब हैदर मेहदी साहब के साथ मैंने एक बहुत तवालत की, एक मैंने बहस की, जिसमें अनएक्सपेक्टेडली ये बहस भी छिड़ पड़ी कि बहुत से लोग इमरान रियाज साहब कह रहे हैं, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि फ़ौज के जर्नैल बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार हैं और फ़ौज के अफ़सर या फ़ौज जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। और मेरा भी बाय एंड लार्ज वही इस पे ख़्याल है, आप लोग सब इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन ये एक ख़ासी टेंस किस्म की डिस्कशन है। अगर आपने ये डिस्कशन नहीं देखी, उसका एक टुकड़ा मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया है, जो व्हाट्सएप का चैनल है वहाँ पर भी मैंने शेयर किया, उसका लिंक भी मैंने दिया है। इसे देखिए, मैं इस इशू के ऊपर लिखना भी चाहता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में कहता हूँ कि लिखूंगा, मैं लिख नहीं सकता, इसलिए लिखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, बहुत घंटे लगते हैं लिखने के लिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज इस इशू को समझे बगैर हम मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल और कोई खाका जो है वो हम बना नहीं सकते। और हैदर मेहदी के साथ ये डिस्कशन अगर आपने नहीं देखी, खास करके ये जो उसके 10-12 मिनट हैं, तो इसे ज़रूर देखिएगा। इन्हीं 3 दिनों में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अमेरिका में एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल लेफ्ट ऑफ द सेंटर ओपिनियन मेकर हैं, केटी केटी हेल्पर, उनके मुझे प्रोग्राम क्रिस्टल बॉल में जाने का मौका मिला। उसे मैंने ट्विटर के ऊपर भी शेयर भी किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पाकिस्तान के हवाले से उसके मेरा ख़्याल है 1 मिनट 1 घंटा और 22 मिनट के आगे की जो मेरा ख़्याल है 15-1 मिनट की डिस्कशन है मेरे साथ उनकी पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, उसे ज़रूर देखिएगा। अब नाउ कमिंग बैक टू जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान में जो पावर टसल इस वक्त चल रही है, जो बैटल है, जो कंटिन्यू कर रही है। पहला इस हवाले से पॉइंट ये नोट कीजिए कि 28 तारीख से अंदाजन ये जंग शुरू हुई है और अब 4 दिसंबर हो गई है। 28, 29, 30 नवंबर के 3 दिन, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, कम से कम भी इसे 6 दिन जो है इस जंग को गुजर चुके हैं। अभी तक वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में शुरू में कहा गया था, नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं। फिर जानबूझ के ये तासुर पैदा किया गया, ये शोशा छोड़ दिया गया कि हाँ नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हो रहा है, 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बाहर हैं, बरतानिया में, कोई वजह नहीं थी उनके बरतानिया में होने की, वो एक रूटीन मेडिकल चेकअप पे चले गए, वापस आए तो सीधा इस्लामाबाद नहीं आए अपने ऑफिस में, लाहौर चले गए, लाहौर से फिर इस्लामाबाद भी पहुंच गए, फिर भी नोटिफिकेशन इशू ना हो सका। तो ये नोटिफिकेशन का जो 1 हफ्ते तक लटक जाना है, पहले ये कहना कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर कहना कि हो रहा है, कोई मसला नहीं है, हो रहा है, ये जो 1 हफ्ता है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस 1 हफ्ते के अंदर जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें पाकिस्तान का, बल्कि सभी लोग समझते रहे हैं कि वो सबसे ताकतवर शख्स हैं, वो नवाज़ शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर और उनकी जो हुकूमत है, जो उनका टोला है बुनियादी तौर पे, उसके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। इस सारे टाइम पीरियड में जनरल आसिम मुनीर एक एक घंटा जो गुजर रहा है उससे सियासी एतबार से कमज़ोर हो रहे हैं। यानी 28 तारीख तक जनरल आसिम मुनीर जितने ताकतवर लगते थे पाकिस्तान के लोगों को, मीडिया को, दुनिया भर में फैले पाकिस्तानियों को, ख़ास करके अफवाज पाकिस्तान के जनरल्स को, मेजर जनरल्स को, ब्रिगेडियर्स को, अब वो उतने ताकतवर नहीं लग रहे। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, फंसे हुए हैं, बहुत गुस्से में होंगे, लेकिन उनका कोई हल, उनका कोई बस जो है सूरत हाल के ऊपर नहीं चल रहा। तो ये टाइम पीरियड जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से सो फॉर इस बैटल में, आगे का हम नहीं कह सकते, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती, लेकिन अब तक का जो इस जंग का मंजरनामा है, इस बैटल ग्राउंड का, उसमें नवाज़ शरीफ की हिकमत अमली कामयाब है। नवाज़ जिन्होंने फंसा दिया है आसिम मुनीर को एक ऐसी सूरत हाल में जिसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे, और आसिम मुनीर कमज़ोर हो रहे हैं और नवाज़ शरीफ बज़ाहिरन जो है वो मजबूत हो रहे हैं। इसी टाइम पीरियड में मैंने एक और भी काम किया, खासा अनएक्सपेक्टेड। मैंने निकोलो मैकियावेली की ये किताब जो है, कि मैंने सही पकड़ी हुई है, द प्रिंस, ये मैंने पढ़ी। ये किताब जो है ये मैंने पहले भी पढ़ी हुई है 2 दफ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी इतनी। उसकी वजह ये है कि इस किताब के अंदर
جو مڈل ایجز ہیں یورپ کی 5ویں صدی سے لے کے 15ویں صدی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے درمیان کے ہسٹوریکل ریفرنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے جب میں نے اس کو پہلی دفعہ پڑھا اور اس کے بعد دوبارہ بھی پڑھا میں نے کولمبیا یونیورسٹی میں 21 سال پہلے، 25 سال پہلے، تو مجھے یہ اتنی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے ایک رف آئیڈیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اس کے حوالے سے لان تان کرتے رہتے ہیں نکولو میکیویلی کو میکیویلین کہہ کے، ان میں سے اکثر لوگوں نے 99% لوگوں نے اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھا۔ آپ کو بھی پڑھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں آپ اس کی اچھی سی سمری جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے یہ خالصتاً انسانی نفسیات کے حوالے سے ہے۔ اٹ از اباؤٹ دی سائیکالوجی آف پاور، کہ پاور کی، طاقت کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، طاقتور لوگوں کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، ایک ریاست کے اندر جو نوبلٹی ہے جس کو پرنس کہہ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں کس قسم کا پاور ڈائنامک ہے، لوگوں کی سائیکالوجی کیا ہے، نوبلٹی کی سائیکالوجی کیا ہے، پاور گین کرنے کے لیے، پاور کو سسٹین کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے، اپنے ہاتھ میں پاور رکھنے کے لیے آپ کو کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے میکیویلین، ابھی جب سے نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں عاصم منیر کے ساتھ، اور جو کچھ عاصم منیر نے کیا آرمی چیف بننے کے بعد سے، جیسے 9 مئی کا ناٹک، اس میں انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو کنٹرول کر لیا، پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے فریگمنٹ کر دیا، میڈیا کو کنٹرول کر لیا، ہم سب کو انہوں نے مقدمے بنا دیے۔ وہ بیسیکلی ایک میکیویلین پاور موو تھی، بہت بروٹل میکیویلین پاور موو تھی۔ اب نواز شریف نے ان کے اوپر جو ہاتھ ڈالا ہے یہ بھی ایک ایسے کہتے ہیں میکیویلین موو ہے، کیونکہ یہ زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے، یہ زیادہ اسمارٹ قسم کی ہے۔ تو میکیویلینزم جو ہے، اچھا اب میکیویلیا جو نکولو میکیویلی ہے، اس کا نام بڑا گندا ہے، اس سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں کہ ساری کی ساری جو ڈیمونائزیشن ہے میکیویلی کی، جو بہت اچھا آدمی تھا اپنی لائف کے اندر، اس کی شادی، اس کے بچے، اس کا لوگوں کے ساتھ کانڈکٹ، بہت ہی شریف النفس آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، ایک اسکالر تھا، اس کو یہ جو گندا نام دیا یہ رومن کیتھولک چرچ نے دیا، اس لیے کہ وہ جو پیپل سٹیٹس تھیں اور جو پوپ کی اتھارٹی تھی وہ اس کا بہت بڑا مخالف تھا، اور اس کی پوزیشن ختم ہو گئی اسٹیٹ کے اندر، فلورنس میں، اٹلی میں جو بھی اسٹیٹ تھی اس کی، فلورنس ہی میرا خیال ہے، اس کی جو پوزیشن ختم ہوئی وہ اس لیے ختم ہوئی کہ چرچ اس کے خلاف تھا۔ تو جو چرچ نے پاور ڈائنامک کنٹرول کر لیے تو میکیویلی جو ہے اس کو انہوں نے ڈیمونائز کیا، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے میکیویلی کو ہر وقت رگڑتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو پاور ٹسل ہو رہی ہے جنرل عاصم منیر کے درمیان میں اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں، یہ خالصاً ایک میکیویلین پاور بیٹل ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب آئیں اس چیز پہ کہ جب اسی پہ واپس آتا ہوں، جب میں نے حیدر مہدی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا میں 2 دن پہلے، تو اس پروگرام کے درمیان میں نے حیدر کو یہ کہا کہ حیدر دیکھیے، جب بھی یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ میڈیا کے اندر ہیں، پی ایم ایل این کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنرل عاصم منیر کی سائڈ پہ، وہ یہ مسلسل یہ کہیں گے کہ اصل میں کوئی کرائسس ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات کو بہت بڑھا دیا گیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن تو ایک نیا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے، یہ انسٹیٹیوشن بننا تھا اس لیے کنفیوژن ہو گئی، دیر ہو گئی، بات بڑھا دی گئی ہے، یا شروع میں کہیں کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو ویلاگر یا جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو بہت بڑھا چڑھا دیا، ایگزیجریٹ کر دیا، اصل میں کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ گزشتہ 48-72 گھنٹے کی جو ڈبیٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا جو سوشل میڈیا ہے اور پاکستان کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں جس کو لیگیسی میڈیا کہتے ہیں، تو آپ کو ہو بہو یہی چیز نظر آ رہی ہوگی۔ فرق یہ پڑا ہے کہ بہت سے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں، جیسے فیصل واڑا صاحب کو گالیاں نکالنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، پھٹیاں پان دیں گے، اے کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اصل ایشو کچھ نہیں ہے، اصل ایشو کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ اس میں ایک فرق ہے، ایک ڈسٹنکشن ہے، ایک یونیکنیس ہوئی ہے، اور وہ پیدا کی ہے ابصار عالم صاحب نے۔ ابصار عالم صاحب کی جو 2 اس میں ویڈیو، 3 میں سے انہوں نے ویڈیو کی ہیں اس حوالے سے، 3 یا 4، لیکن 2 ان کے جو ویلاگز ہیں جن کو بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، اور پہلی دفعہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ میرے ویلاگز کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے، اتنا کامنٹ نہیں ہوتا، اتنا سیریسلی نہیں لیتے، لیکن ان کا جو 2 دسمبر کا ویلاگ ہے اور ان کا جو 3 دسمبر کا ویلاگ ہے اس کو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا اور نواز شریف صاحب کا انہوں نے پرسپیکٹو دیا ہے، بیکاز یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا سارا جو کیریئر ہے میڈیا کے اندر بھی، اور اس کے بعد ان کا جو ایک ان کو پولیٹیکل اسائنمنٹس ملی، یا ان کو جو ایگزیکٹو پوزیشنز ملی، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمین رہے، وہ پاکستان پیمرا کے ہیڈ رہے، یہ سب ان کو نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ملی ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ کہا 2 دسمبر کی ویڈیو کو یا پھر 3 دسمبر کی ویڈیو کو، اسے نواز شریف صاحب کا بیانیہ سمجھا گیا، ان کی طرف سے بیانیہ سمجھا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ ابصار عالم صاحب نے
अपनी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है 3 दिसंबर की वीडियो में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा बयानिया नवाज़ शरीफ का बयानिया नहीं है, मेरी तो अगस्त के महीने में मेरी वालदा रहलत कर गई, बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे उसकी ताज़ियत का कॉल तक नहीं किया, ये मुझे मिलने के लिए नहीं आए। अब ये लोग बहुत दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब ऐसे नवाज़ शरीफ साहब इस हवाले से इस किस्म की जो कल्चरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें नवाज़ शरीफ जो हैं वो इसका बहुत ख़याल रखते हैं। ये भूल चूक उनसे हो गई होगी, पता नहीं किस परेशानी में होंगे, बिकॉज़ मेरी वालदा का जब कत्ल हुआ था तो नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे बहुत लंबी कॉल की थी, आसिफ अली जरदारी ने भी की थी, PMLN के बहुत से लीडर्स ने की थी, पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने की थी, फ़रहत बाबर साहब, बहुत से लोग मिलने मुझे आए। अगर कोई मुझे मिलने नहीं आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक भी बंदा मुझे मिलने नहीं आया था, और पाकिस्तान और इमरान खान ने मुझे कॉल नहीं की, उनको उसका याद ही नहीं रहा। इमरान खान को ये कल्चरल रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता, बहुत से लोगों को उनसे ये शिकायत है। लेकिन क्या मेरी बात की जो पॉलिटिकल कमेंट्रीज और एनालिसिस है उसमें आपको कहीं ये चीज़ नज़र आती है? मुझ पर तो इल्ज़ाम है इमरानडू होने का, मुझ पर तो इल्ज़ाम है कि इमरान खान की खातर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है वो और वजूहात से डिटर्मिन होता है, वो इन चीज़ों से डिटर्मिन नहीं होता। अफसार आलम साहब का जो सारा का सारा बयानिया है इस कॉन्फ्रंटेशन का, उसकी अहमियत ये है कि उसे PMLN का और नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया समझा जा रहा है और समझा गया है, और ये वाहिद सॉलिड बयानिया था जिसमें किसी शख्स ने ज़िम्मेदारी से ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, एक बहरान, एक क्राइसिस एग्जिस्ट करता है। कहा वैसे अफसार आलम साहब ने नॉट द होल ट्रूथ, पूरा सच वो पाकिस्तान में है बोल भी नहीं सकते थे। उन्होंने उसको कहा कि ये पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप के दरमियान में और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक फड्डा है, एक टेंशन है, और उसको उन्होंने बड़े नेशनल, मुल्क, कौम, रियासत और इस किस्म की चीज़ों से उन्होंने इसको ताबीर करने की कोशिश की कि सिविल लीडरशिप समझती है कि अगर अपॉइंटमेंट्स इस तरह से होंगी आगे जाके बड़े मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। मिलिट्री लीडरशिप समझती है कि नए तकाजे पैदा हो गए हैं, इतनी नई कमांड्स हैं, नए इतने 4 स्टार जनरल्स होंगे, न्यूक्लियर कमांड, साइबर कमांड, नेवी, एयरफोर्स वगैरह। तो उसको उन्होंने बड़े एक इंस्टीट्यूशनल पैराहे में एक जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट या एक डिसएग्रीमेंट के तौर पे उन्होंने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। असल में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दो ताकतवर अशखास के दरमियान में पंजा आजमाई हो रही है। मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक साइड पे नवाज शरीफ साहब हैं जो ज़ीरक हैं, वो समझते हैं मामलात को। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर हैं जिनका तूती बोल रहा था, जिन्होंने जब से वो आर्मी चीफ बने हैं नवंबर 2022 उसके बाद से उन्होंने बेपनाह ताकत हासिल कर ली थी। यहाँ पे नवाज शरीफ उनकी पावर को कट टू साइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जो अफसार आलम साहब की जो खूबसूरती है उनके उस बयानी की कि उन्होंने एडमिट किया कि क्राइसिस एग्जिस्ट करता है। लिमिटेशन इसकी है उनकी ये है कि उन्होंने इसको बताया कि ये सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का झगड़ा है। और 3 दिसंबर की जो उनकी वीडियो उसमें बड़े वो जज्बाती हो गए, जिसमें अपनी वालदा का भी जिक्र किया। उसमें उन्होंने बाकायदा इसको कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मुल्क की खातर कर रहा हूँ, मैं कौम की खातर कर रहा हूँ, मैं कभी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता। मुझे वो सुन के बड़ी हैरानगी हुई। मेरे पे तो उन्होंने बहुत पर्सनल अटैक्स किए बगैर किसी वजह के, वजह ही कोई नहीं थी। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, वहाँ बैठे हुए किसने उनको इंस्टिगेट कर दिया, वो तो उन्होंने उसका बड़ा आगाज़ किया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनल अटैक कभी किसी पे नहीं किए। बहरहाल प्रोफेशनली स्पीकिंग इसमें बहुत मुझे जो चीज़ अजीब लगी कि उन्होंने जज्बाती अंदाज में ये भी कहा कि मई की जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, जो पाकिस्तान ने जीत ली, उस जंग के बाद से बहुत उम्मीद पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान अब बेहतरी के रास्ते पे जा रहा है। इसमें दो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली बिकॉज 25 मिनट का जो एयर एनकाउंटर हुआ जिसमें पाकिस्तान को चाइनीज़ सैटेलाइट्स की मदद हासिल थी, और चाइनीज़ ने अपनी मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स की फीड जो है, पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था एयरफोर्स का लिंक 17 जिसका मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया, उसमें उन्होंने फीड किया। तो पाकिस्तान के एवैक्स, पाकिस्तान के F-16 रडार सिस्टम, चाइनीज़ रडार सिस्टम, चाइनीज़ सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन के नतीजे में पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस थी। स्काइज़ में वो दूर तक देख सकते थे। इंडियंस चूँकि डिफरेंट किस्म की मशीनरी यूज़ कर रहे थे, उनके पास वो अवेयरनेस नहीं थी। उनके सिर्फ रफ़ेल जो थे उनके अंदर ये अवेयरनेस। हिंदुस्तान के 5 हथियारे उसमें गिर गए, एक उनका ड्रोन उस 25 मिनट की एयर कॉम्बैट में गिर गया। पहले तो इसको वैसे पॉलिटिकली तौर पे तो आप ज़रूर विक्ट्री कह सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि हिंदुस्तान ने 9 मुकामात में पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी को पियर्स किया। उन्होंने बिल्कुल सही तौर पर टारगेट किया। मुजफ्फराबाद में, कोटली में, मुरीदके के अंदर, भावलपुर में, पता नहीं कहाँ-कहाँ, और 100 के करीब लोगों को उन्होंने मार डाला। फिर बाद में हमें 14 अगस्त को पता चला कि जो कॉम्बैट हुई है उसमें हमारे अफसर और जवान भी बहुत से जो हैं वो भी जाँ बहक हुए हैं, और ऑल टुगेदर आप कहें कि 200 के करीब पाकिस्तानी जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। फिर 9 और 10 दिसंबर को वो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी लेंथ एंड ब्रेथ थी, पेशावर से लेकर कराची तक उनके ड्रोन फिर रहे थे।
कुछ समय, और वो तो उन्होंने शुक्र करें कॉम्बैट ड्रोन्स नहीं थे, आर्म ड्रोन्स नहीं थे, उन्होंने एक ऊधम मचा दिया, फिर उन्होंने 11 एयर बेसेस को पाकिस्तान के टारगेट किया। हम जवाबी तौर पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर और पंजाब के अलावा कहीं पे भी कोई इफेक्टिव जो है रिस्पॉन्स ना कर सके, तो पहले तो इसको टेक्निकली तौर पे जिस तरह से पाकिस्तान में फतह मनाया जाता है वो एक पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकल चीज़ तो हो सकती है, इन मिलिट्री सेंस ऐसी कोई बात नहीं है, और उसको ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन इसको मारें गोली, हो सकता है अफ्तार आलम साहब और बहुत से ऐसे लोग, मासूम लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह हासिल हो गई है, ज़ैद हामिद एंड ऑल दैट, वो वाकई फतह ही मिल गई होगी। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ कही जा रही है वो बड़ी सरप्राइजिंग है। वो ये है कि इस मिलिट्री विक्ट्री जो हिंदुस्तान पे हुई है, उसके बाद उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान अब एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ चला जाएगा। ये वैसे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। ये सौदा भी पाकिस्तान में बहुत बेचा गया है, एज़ इफ़ कि पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं कि पाकिस्तान की 50% आबादी सतह गुर्बत के ऊपर है या उसके नीचे रहती है, पाकिस्तान में 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ उनकी है, पाकिस्तान में 2 इंसर्जेंसीज हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, पाकिस्तान की कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई नेशनल असेंबली नहीं है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस इस्तीफे दे रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है, हज़ारों लोगों को उठा लिया गया है, और सबसे पॉपुलर लीडर जिसने इलेक्शन जीता है उसको जेल में डाला हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये जैसे कि हिंदुस्तान ने ये क्राइसिस जो है वो खड़ा किया, यानी डिल्यूशन का, यानी एक क्या कहेंगे इसके लिए, मैं तो उर्दू अल्फाज में कोई यानी कोई लफ्ज़ ही मेरे जहन में नहीं आ रहा कि गलत फहमी और डिल्यूशन का इतना बड़ा यानी एक इमेज, यानी इतनी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इतना डिसइंफॉर्मेशन होना, इतना गलत बोलना चीज़ों को, जिस तरह से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन खूबी उनकी यही है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का इसमें पर्सपेक्टिव जो है वो दे दिया। अब आए असल सूरत हाल क्या है। असल सूरत हाल ये है कि ये कोई सिविल लीडरशिप वर्सेस मिलिट्री लीडरशिप झगड़ा नहीं है। ऐसा लग रहा है अब तक की जो पूरी एविडेंस हमारे सामने आ रही है कि अगर जनरल आसिम मुनीर काउंटर स्ट्राइक ना कर सके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे, तो उन्हें मिलिट्री के किसी न किसी धड़े की, या पाकिस्तान से बाहर किसी धड़े की, या ख़ास करके मिलिट्री के अंदर किसी धड़े की, मजबूत धड़े की उनको सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर के हाथ भी बंधे हुए हैं। ये एक एसेंशली पर्सनल बैटल है between a ruthlessly powerful man and a very intelligent, smart and selfish पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, जिसको मिलिट्री को हैंडल करने का और जनरल्स को हैंडल करने का उसके बहुत बहुत ज़्यादा तजर्बा है। आप समझ गए कि उसका नाम जो है वो नवाज शरीफ है। बहुत से लोगों ने इसमें एक और कन्फ्यूजन मचाई। कन्फ्यूजन मचाने वालों में इवन मैं हैरान हूँ कि असद उमर साहब भी थे, इसका भी जिक्र अफ्तार आलम साहब ने किया, असद उमर साहब का नाम लिए बगैर। असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया, बहुत से लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और वो ये है कि बात वैसे सही है लेकिन एग्जाम्पल बड़ी गलत दे रहे हैं। वो ये है कि अक्टूबर 2021 में जब इमरान खान ने नदीम अंजुम को DG ISI लगाने में फुट ड्रैगिंग की, उन्होंने उसको डिले कर दिया, वो उस वक़्त फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाह रहे थे, तो वहाँ से एक तरेड़ पड़ गई या दराड़ पड़ गई, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली फ्रिक्शन बढ़ती चली गई, ट्रस्ट ख़त्म हो गया, और जनरल बाजवा ने साजिश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दिया। नथिंग कुड बी फॉर फ्रॉम ट्रूथ। नदीम अंजुम को, जनरल नदीम अंजुम साहब को जनरल बाजवा ला ही इसलिए रहे थे, फैज़ हमीद को हटा ही इसलिए रहे थे मुख्तलिफ़ चीज़ों से, कि उन्हें इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना था, और इमरान खान की हुकूमत को ISI पे कंट्रोल के बगैर ख़त्म नहीं किया जा सकता था। आर्मी चीफ़ के जो कोर कमांडर्स हैं, उसके जो गैरिजन कमांडर हैं, उसकी जो 7 लाख की फ़ौज है, वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं करती, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। तो जनरल बाजवा का जो पूरा अमल था साजबाज का, अंदरूनी और बैरूनी, विद पीपल्स पार्टी, विद मौलाना, विद नवाज शरीफ, शरीफ फैमिली, लंदन की मुलाकातें, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद नदीम अंजुम को लाना था उस पूरी की पूरी हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो असद उमर जैसे समझदार आदमी का, जिसको बेहतर पता होना चाहिए, जिसकी एक अवेयरनेस है, उनका ये ट्वीट देख के मैं बहुत हैरान हुआ। बाकी भी सब लोग यही समझ रहे हैं, और इस तरफ भी अफ्तार आलम साहब ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि बड़ी उम्मीदें थी कि ये उस तरह हो जाएगा, लेकिन ये उस तरह से नहीं होगा। मैं बताता हूँ ये किस तरह से होगा। नवाज शरीफ ने यहाँ पर बेसिक चीज़ क्या है कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को बनाया। अगर नवाज शरीफ एक रिटायर्ड जनरल को 26, 27, 28 नवंबर 2022 में आर्मी चीफ ना बनाते, तो आसिम मुनीर रिटायर होकर घर चले जाते, अपने बच्चों के साथ, दोतरों पोतरों के साथ खेल रहे होते, दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते, कहीं गोल्फ खेल रहे होते। उनको ये पावरफुल पोजीशन दी ही नवाज शरीफ ने अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स एंड एथिक्स, और अपने ज़ाती मकासद के लिए दी, जो उन्होंने बड़े अच्छे हासिल किए,
اور جنرل عاصم منیر نے نواز شریف کو طاقت دلائی، ان کے خاندان کو، ان کی بیٹی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا، ان کے بھائی کو پرائم منسٹر بنایا، ان کی خاطر 9 مئی کیا، عمران خان کو جیل میں ڈالا، عمران خان کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں، پاکستان تحریک انصاف کے 30 40 50 ہزار لوگوں کو مختلف ادوار میں، کسی ایک سٹیج میں نہیں، ان کو گرفتار کیا، بہت انہوں نے مظالم ڈھالے، قتل عام انہوں نے کر دیے، انہوں نے اسلام آباد کا قتل عام کیا۔ اس سارے پروسیس کے درمیان میں نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے عاصم منیر جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے، اور اس وقت تمام جو سول ملٹری انتظامی ڈھانچہ ہے اسے عاصم منیر کنٹرول کرتے ہیں، اینڈ ویری رائٹلی سو۔ وہ نواز شریف کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب اگر میں اگلے 5 برس کے لیے کارٹے بلانش، یہ چیک بلینک ان کو لکھ کے دے دوں اور ان کو پاکستان کے انتظامی سیاسی ڈھانچے میں سب سے طاقتور ان چیک مضبوط آدمی بنا دوں تو میری اور میرے خاندان کی خیر نہیں ہے۔ وہ جو پرانا انگریزی کی ایک پرووربیل اسٹیٹمنٹ ہے، پاور کرپٹس یو، ایبسولوٹ پاور کرپٹس یو ایبسولوٹلی۔ تو جب آپ بالکل طاقتور ہو جاتے ہیں پھر کوئی عہد و پیمان، ایگریمنٹ، کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ہولڈ نہیں کرتا۔ ایک بہت طاقتور شخص کے درمیان میں اور ایک کمزور اینٹی کے درمیان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اگر آپ میکیاویلی کی کتاب پڑھیں تو آپ کو اس قسم کی چیزیں اس کے اندر سے جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں۔ تو نواز شریف نے سوچے سمجھے طریقے سے، ان لائک عمران خان جنہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا اور اس کے بعد گیو ان کر دیا تھا ندیم انجم پہ، نواز شریف اس طرح سے نہیں لگ رہا کہ گیو ان کریں گے۔ نواز شریف نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور تیاری کا اچھا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ فنومنا دیکھیے کہ نواز شریف کی جو رفقۂ کار ہیں حکومت کے اندر، جیسے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ ہیں، ان کے اپنے سمدھی جو ہیں اسحاق ڈار ہے، ان کا اپنا بھائی پرائم منسٹر ہے، بیٹی ان کی چیف منسٹر ہے، اسی طرح ان کے بہت سے سول سرونٹس بھی ہیں جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، میں لینا بھی نہیں چاہ رہا۔ نواز شریف نے سسٹم میں اپنی پریزنس اور پینیٹریشن رکھی ہوئی ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں عمران خان کے زمانے میں، عمران خان کا ایک بھی جینون سپورٹر سسٹم کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ عمران خان کے پاس کوئی لائلسٹ نہیں تھے، نہ فوج کے اندر ان کی کوئی پینیٹریشن تھی، نہ خود پالیٹکس میں، اور بہت سے ان کے اور منسٹرز آخری دنوں میں اب بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے لیے کام کر رہے تھے، وہ جنرل باجوہ کے میسیجز لے کر آ رہے تھے، وہ جنرل باجوہ کے قریب تھے۔ نواز شریف کے پاس ایک گروپ ہے، پاور گروپ، جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ خواجہ آصف کو دیکھ لیں تو یہ سارا کا سارا جو گروپ ہے یہ اس وقت سفارہ ہے جنرل عاصم منیر کی طاقت کے خلاف۔ اب نوٹیفیکیشن، باٹم لائن یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا۔ کیا نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا؟ کیا نوٹیفیکیشن کل ہو جائے گا؟ یہ جب بھی نوٹیفیکیشن ہوگا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس میں نواز شریف کی کوشش ہوگی کہ جنرل عاصم منیر اور بڑی فوج کے درمیان میں فائر والز کھڑی کی جائیں۔ جو دو سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وائس چیف جو ہے وہ آپ جنرل نعمان زکریہ کو بنائیں، کسی کو بھی بنائیں جو نواز شریف کے ساتھ جس کی ایکویشن ہوگی، وائس چیف۔ اگر وائس چیف کے پاس آپریشنل کمانڈ ہے، گو کہ وائس چیف کو آرمی چیف فارغ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک اسٹرانگ وائس چیف آتا ہے جس کے پیچھے نواز شریف والا کھڑے ہیں، اور وہ اس کو ایسا لکھ دیا جاتا ہے قانون میں کہ جو آپریشنل میٹرز ہیں بڑی فوج کے وہ وائس چیف دیکھتا ہے، تو پھر جو کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز جس کو بھی بنائیں اس کی حیثیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ سیریمونیلی آپٹکس کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن اس کا افیکٹو آپریشنل کنٹرول جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی سننے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہیں اسے کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنائیں۔ جو کیبنٹ ممبر ہوتا ہے اس وقت عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ ہیں، عاصم ملک صاحب بائی ورچو آف دیٹ پوزیشن امریکہ کے اندر مارکو روبیو جو کہ سیکرٹری اسٹیٹ کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے۔ اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی اپیرنٹلی ایک ویک پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس ویک پوزیشن کے پیچھے ایک پولیٹیکل پاور بھی کھڑی ہے، جیسے ابھی عاصم ملک صاحب کے پیچھے عاصم منیر صاحب کی پاور ہے، تو پھر یہ دونوں پوزیشنز این ایس اے اور وائس چیف یہ وہ فلٹرز ہوں گے یا وہ فائر والز ہوگی جو جنرل عاصم منیر کی پاور کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی ایک سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے جس کا اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں ایک یعنی ایک انجام یا اس کا فائنل ڈراپ سین جو ہے ہمارے سامنے آنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے انالیٹیکلی اسپیکنگ کہ اگر نواز شریف اپنی یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر وہ جنرل عاصم منیر کی پاور کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکیں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ ریسٹرکٹ کر لیں گے، اور ان کی پاور اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے ان کی پاور بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو پھر جنرل عاصم منیر نواز شریف اور شریف خاندان کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیکاز اگر پہلے جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ یا مس ٹرسٹ تھا، یہ ایک دوسرے سے میوچل فیئرز تھے، شک تھے، اب وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر ہیوملیٹ ہو چکے ہیں، وہ ایک زخمی جانور کی طرح ہیں، زخمی شیر کہتے ہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ اس کو، بھیڑیا کہتے ہیں زخمی۔ تو اب یہ
जनरल आसिम मुनीर या तो कट टू साइज होंगे या नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली जो है यहाँ पे मारी जाएगी। ये वो चीज़ है जिसका फैसला होना है। मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ विल प्रिवेल और वो आसिम मुनीर को केज कर देगा। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड आ जाएं कि इमरान खान की जो मीटिंग हुई मंगल के दिन में अपनी हमशीरा जनाब उज़मा खान साहिबा के साथ, जिसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी है कि वो 20 मिनट की थी, वो 30 मिनट की थी या वो 37 मिनट की थी। सरकारी उसमें इंसिस्टेंस है कि 37 मिनट की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्क लोगों का कहना है कि वो 20 और 30 मिनट के दौरान थी। बहुत मुख्तसर मीटिंग थी। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नोट करने वाली कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं कराई गई, जिन्होंने इसकी खातर बहुत पापड़ उठाए, पापड़ पीले क्या कहेंगे उसको, पापड़ पीटे। लेकिन और ये जो सारा का सारा शो फोर्स हुआ वो भी सुहेल आफरीदी ने वॉर्न किया था, और सुहेल आफरीदी ने वो शो फोर्स अरेंज करके दिखाया अडेला जेल के बाहर। लेकिन उनकी मीटिंग नहीं कराई गई। लेकिन मीटिंग अलीमा खान की भी नहीं कराई गई, और मीटिंग नौरीन की भी नहीं कराई गई, और मीटिंग उन लोगों की नहीं कराई गई, यानी अगर नौरीन और अलीमा जिनका एक ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी थी इमरान खान के साथ, उनकी मीटिंग नहीं कराई गई। उज़मा की मीटिंग कराई गई जो निस्बतन इस पूरी इक्वेशन में नई थी। अब इमरान खान के उसके बाद से जो रिएक्शन आए हैं वो भी हैं, ठीक है, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को कहा कि यही तमाम चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, यही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उनकी तरफ से ये मैसेज आना कि जिन लोगों ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सेमिनार में, जिसमें मिशाल यूसुफजई और पता नहीं कौन कौन लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसका इमरान खान को बड़ा दुख हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कमेटी है उसे अबॉलिश कर दिया, उसकी जगह एक नई छोटे साइज़ की पॉलिटिकल कमेटी बनाई जाएगी। ये जो मैसेजेस हैं इमरान खान के, इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है, विजिबल तरीक हो जाती है। वो ये कि इमरान खान तक की जो कम्युनिकेशन लाइन है इमरान खान तक, और वो सारे के सारे आउटसाइडर्स कंट्रोल करते हैं। अगर इमरान खान के साथ मीटिंग 30 मिनट से कम टाइम की होती है, एक निस्बतन लेस पॉलिटिकल सगेशियस बहन की होती है, अलीमा की नहीं होती, उनके वकीलों की नहीं होती, 5 लोगों की नहीं होती। जरा इमेजिन करें इस सिनारियो को कि एक शख्स जो है वो 30 दिन से इनकम्युनिकाडो है, उसे देखने में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है, उसको वो खुद कह रहा है कि मुझे जेल से सेल से बाहर निकलने नहीं देते। उसकी एक मुख्तसर सी मीटिंग होती है। इसका मतलब है कि उस मीटिंग में उसका जो भी रिएक्शन रद्द अमल आएगा, वो बाहर की वो लोग डिटरमिन करेंगे कि उस शख्स को, इमरान खान को इन दिस केस, ब्रीफ कैसे करना है, इमरान खान को क्या बताना है। तो इमरान खान का वही रद्द अमल सामने आता है जो उन्हें ब्रीफ किया जाता है। इस केस में 27वीं तरमीम के बारे में कोई उनका रद्द अमल नहीं है। नवाज शरीफ और आसिफ जनरल आसिम मुनीर के दरम्यान में जो झगड़ा और कंट्रोवर्सी रेज हो रही है, उसके ऊपर उनका कोई रद्द अमल नहीं है। इन्हें मुमकिन है कि उनको इसके बारे में ब्रीफ ही ना किया गया हो, या ब्रीफ किया ही ना गया हो ताकि वो उसके ऊपर अपना रिएक्शन, रद्द अमल जो है वो ना दे सकें। अब लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत नोट किया है कि इमरान खान ने कहा है कि जो पॉलिटिकल कमेटी को ख़त्म करके उसको नया बनाया जाएगा, वो सारी की सारी पॉलिटिकल कमेटी जिसमें सेंट्रल लीडरशिप होगी, प्रोविंशियल लीडरशिप होगी, और जो अपोजिशन के एलाइज उनके हैं इस वक्त, यानी राजा नासिर अब्बास जो हैं, अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचक वगैरह भी उसके अंदर होंगे। इस सारी की तश्कील नौ की जिम्मेदारी भी उन्होंने सलमान अकरम राजा को दे दी है, और बार के लिए लोग जो खड़े होंगे बार के इलेक्शन में, वो भी सलमान अकरम राजा को दे दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब उसके रैंक एंड फाइल में ये चीज़ लोगों को खटक रही है। वो उसको देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा इस पूरी इक्वेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले जा रहे हैं, जो ओरिजिनल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, और उन्होंने जुम्मा 8 दिन 1-1.5 साल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल का हिस्सा हैं। लेकिन अब वो उन्होंने पूरी कम्युनिकेशन भी उनके हाथ में चली गई है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी उनके हाथ में चली गई है, एंड दिस इन इटसेल्फ इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। अब 2 चीज़ें और की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंस देन, पिछले 2-3 दिन में। एक तो सुहेल आफरीदी ने एक पिटिशन मूव की है इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें डिमांड किया गया है कि इमरान खान की मखसूस मेडिकल कंडीशंस और उनके चैलेंजेस के नतीजे की वजह से हर महीने शौकत खानम हॉस्पिटल से उनका जो है मायना होना चाहिए। वो पिटिशन को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान को जाना चाहिए शौकत खानम मेडिकल हॉस्पिटल में, लेकिन मतलब उसका ये है कि शौकत खानम की टीम आए, उनका एग्जामिनेशन करे, उनके ब्लड टेस्ट करे, और उसकी जो रिपोर्ट है वो फैमिली को भी दी जाए, और वो कोर्ट से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी शेयर की जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका क्या फ़ैसला करती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है सिर्फ बिल्डिंग रह गई है, वहाँ कोई ढांचा वांचा, कोई सिरे से जज वज तो वहाँ पे कोई है नहीं है, और जो जज साहब हैं उनके बच्चे जो हैं वो सड़कों पे लोगों को कत्ल करते फिर रहे हैं, जो आपने हालात देखे हैं। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या करेगी? अलीमा खान साहिबा ने, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने भी एक पिटिशन मूव की है, कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट दी इस्लामाबाद की जो जेल अथॉरिटीज़ हैं अडेरा जेल की, कि वो मुलाकात जो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है, परमिशन जिसकी दी है उसको वो नहीं करवा रहे। तो ये 2 चीज़ें भी उन्होंने की हैं।
اب اس میں جو میں نے سارا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا بنیادی سوال جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس پہ آپ سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ واٹ از دی کاسٹ بینیفٹ ریشو آف عمران خان بینگ ان جیل فار 2 years and 4 months آلموسٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے آن دی پازیٹیو سائڈ کہ عمران خان نے بہت جرت کا، بہادری کا، دلیری کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے، انہوں نے وہ لیڈر بن کے دکھایا ہے جس کا وہ بات کرتے تھے۔ انہوں نے میدان خالی نہیں چھوڑا، انہوں نے پاکستان نہیں چھوڑا، اور انہوں نے ایک اصول کے اوپر اور بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی ویکنس کیا ہے؟ اس پوری چیز ویکنس یہ ہے کہ آج وہ عمران خان جو ایکچولی میگا ڈیسیجن میکر اور لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے پاس باہر کی کوئی لیڈر کو ڈیسیجن کرنے کے لیے اور فیصلہ سازی کے لیے اس کے پاس ایک بگر پکچر ہونی چاہیے۔ عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل میں جس طرح سے ان کی انفارمیشن بلاک کر دی گئی ہے، عمران خان کے پاس پاکستان کی پالیٹکس کی اور دنیا کی کوئی بگر پکچر ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ دنیا میں میرے باہر اڈیالہ جیل سے باہر پاکستان میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ڈائنامکس ہے جس کے حساب سے مجھے اپنی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے۔ تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔